नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो को लेके, जिसमें हम आप लोगों से कंप्यूटर के जो मॉक टेस्ट है, जो MCQ है, जो कि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, दरोगा और UPPCL या फिर SI लेवल के कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हम वो क्वेश्चन की सीरीज जो है हम उसको आगे लेके चल रहे हैं और आपके लिए फिर से लाए हैं 100 नए क्वेश्चन। देखते हैं 1 घंटे की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। जो नहीं होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर। तो आप बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? CPU को बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बताइए कितने लोगों को ये आंसर पता है? भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बताइए। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। बताइए। पहला ऑप्शन इसमें हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। इसका सही आंसर क्या होगा? बेंगलुरु को हम लोग क्या जानते हैं? भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा IT पार्क जिसको हम लोग टेक्नो पार्क बोलते हैं, वह किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा IT पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में। आप बताइए किस में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। किस में हो जाएगा? केरल में मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? मतलब कि इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो सबसे पहली ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने सुपर कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था, मतलब कि जो उसने सुपर कंप्यूटर को बनाया था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, DRDO है। दूसरा ऑप्शन है इसरो। तीसरा ऑप्शन है CDAC। चौथा है BSNL। तो अगर आप देखते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका आंसर हो जाएगा CDAC। CDAC फर्स्ट कंपनी थी जिसने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। CDAC एक ऐसी फर्स्ट कंपनी थी जिसने सुपर कंप्यूटर का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए DRDO हमारा क्या है? DRDO हमारा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से हमारे जो रिसर्च होते हैं डिफेंस के जो सुरक्षा बल होते हैं ना, उसके यहाँ पे काम किए जाते हैं। ठीक है, और इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है। इसमें जो इसरो हमारा क्या है, जो स्पेस में रिसर्च होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? जो हमारी स्पेस में रिसर्च किए जाते हैं, जहाँ पर मिसाइल या जो उपग्रह, ठीक, सैटेलाइट वगैरह भेजना होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है? इसरो होता है। ओके, और CDAC मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ही पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? क्या था? परम 800। कौन? सॉरी 8000। पहला सुपर कंप्यूटर कौन था इंडिया का? परम 8000 था। ठीक है, और यह कब बना था? यह बना था 1991 में बना था। कब बना था? 1991 में बनाया गया था। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का आविष्कार किसने किया था? तभी मैंने बताया भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का आविष्कार किसने किया था? तो परम का आविष्कार किसने किया था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक ने किया था। कब किया था? 1991 में किया था। कब किया था? 1991 में किया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय सुपर कंप्यूटर हाँ किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय कंप्यूटर परम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम जी, बिल्कुल भी नहीं। CNR राव, बिल्कुल भी नहीं। विक्रम साराभाई, बिल्कुल भी नहीं। विजय भटकर, हाँ। जो हमारा प्रथम कंप्यूटर बना था, क्या बना था? प्रथम कंप्यूटर हमारा जब बना था तो उसमें जो मेन रोजगार थे वो विजय भाटकर थे। विजय भाटकर, इनको कहीं कहीं पर इनका नाम विजय पांडुराम भाटकर लिखा जाता है। क्या बोला जाता है? विजय पांडुराम भाटकर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने हमारा जो पहला परम सुपर कंप्यूटर था, जो कि सीडैक कंपनी के द्वारा 1991 में बनाया गया था, उन्होंने ही इसको डेवलप किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? देखिए, जैसा पहला ऑप्शन है यहाँ पे परम भारत में निर्मित तो है, लेकिन ये भारत का सुपर कंप्यूटर था। क्या था? यह भारत का सुपर कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, यह क्या था? यह भारत का सुपर कंप्यूटर था। यह क्या था? भारत का सुपर कंप्यूटर था। फ्लोमैटिक ये तो है ही नहीं। TIFRAC, टिफरैक, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे जो टिफरैक है ना, यह हमारा क्या था? पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर था। टिफरैक, ठीक है, क्या नाम है इसका? टिफरैक, TIFRAC। ठीक है, जो यह कंप्यूटर था, यह पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर था आपका। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान मिला? क्या है? देखिए फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को। भारत में विकसित किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के शीर्ष, मतलब दुनिया भर के जो सुपर कंप्यूटर थे उसमें 500 के स्थान पर उसको स्थान मिला। ठीक है, तो परम नहीं, बिल्कुल भी परम नहीं है। प्रत्यूष भी नहीं है, मिहिर भी नहीं है। एयरवाट, कौन सा है? एयरवाट इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारतीय कंप्यूटर उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय कंप्यूटर उद्योग के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? मतलब भारत जो है उसमें भारतीय कंप्यूटर जो है उसके जनक कौन बोले जाते हैं? कौन बोले जाते हैं? FC कोहली जी को बोला जाता है। FC कोहली जी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। किस भारतीय कंपनी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति का विकास किया? किस भारतीय कंपनी ने, देखिए जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, वो माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? पहली बार बनाया था इंटेल कंपनी ने। इंटेल कंपनी ने बनाया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? 4004 था। कौन सा था? 4004 था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी भारतीय कंपनी थी जिसने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास ने सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था इंडिया में, उसने ही बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? IIT मद्रास ने बनाया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर के किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था? ये तो आपको अच्छे से पता होगा। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, बताइए कौन सी पीढ़ी में? इसका सही उत्तर है हमारा पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में हमारा वैक्यूम
ट्यूब का होता था, दूसरी पीढ़ी में हमारा ट्रांजिस्टर का होता था, तीसरी पीढ़ी में हमारा किसका होता था, आईसी का होता था, इंटीग्रेटेड चिप, और चौथी पीढ़ी में हमारा माइक्रो प्रोसेसर का होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में जो इंटरनेट है उसकी सुविधा कब शुरू की गई थी? 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में की गई थी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? जो वेबसाइट के यूआरएल, जैसे आप किसी वेबसाइट को जब सर्च करते हो तो उसका नाम लिखते हो, तो उस नाम को क्या कहते हैं? इसका मतलब यह हुआ क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका यूआरएल, आईपी, डोमेन नेम, हाइपरलिंक। तो आप क्या कहते हो, जब किसी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूआरएल बोलते हैं, यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के डेटा को प्रोसेस कर लेता है वह कहलाता है? बताइए, इसको बताइए, वह कौन सा कंप्यूटर है जो कि आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर लेता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइनिक्स क्या है? लाइनिक्स क्या है? बताइए दोस्तों, लाइनिक्स क्या है? लाइनिक्स क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल भी नहीं है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। लाइनिक्स क्या है? लाइनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनिक्स क्या है? लाइनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक सिस्टम एप्लीकेशन भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम एप्लीकेशन बोलते हैं। और लाइनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है हमारा? लाइनिक्स हमारा ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब यह होता है कि आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो और इसके कोड को आप चेंज भी कर सकते हो यदि आपको कोडिंग करना आता है तो। बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लाइनिक्स के निर्माता कौन है? जो लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किसने बनाया था? इसको लाइनिक्स जो है, लिनक्स या लाइनिक्स, कुछ लोग इसको लिनक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग लाइनेक्स भी बोलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोलो। ठीक है, मैं लाइनेक्स बोलता हूँ, कुछ लोग लिनक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था? स्टीव जॉब्स ने, लिनस टोरवाल्ड्स ने, बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्ग ने। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लिनस टोरवाल्ड्स ने। क्यों? देखिए इनके नाम पर ही इस ओएस का नाम पड़ा था। इनका नाम क्या था? लिनस था। तो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर था इसका नाम लिनक्स रख दिया था। क्या था? रख दिया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिनस टोरवाल्ड। अगर लाइनस कहीं भी लाइनस के फाउंडर का नाम आ जाता है तो इसके नाम से मिलता जुलता ही नाम आपको उसको टिक कर देना है। बिल्कुल ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है
उसका नाम क्या था? उसका नाम था परम 8000। इसको कौन सी कंपनी ने बनाया था? इसको बनाया था सीडैक ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? सीडैक ने बनाया था। और जो इसके फाउंडर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था विजय विजय भाटकर। विजय भाटकर था। और ये कौन से सन में बना था? यह बना था 1991 में। कब बना था? 1991 में बना था। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मशीन रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मेमोरी रिट्रीवल, ऑप्टिकल मेजरमेंट रेंज। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। OMR तकनीकी का प्राथमिक उपयोग क्या है? बताइए, जो OMR है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? बारकोड को पढ़ना, दस्तावेजों को स्कैन करना, हस्तलिखित पाठ को पहचानना, या फिर बहुविकल्पी उत्तर पुस्तिकाओं का प्रोसेस करना। OMR सीट का सही उपयोग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर पुस्तिकाओं को प्रोसेस करना। क्या हो जाएगा? बहुविकल्पी उत्तर पुस्तिकाओं का प्रोसेस करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? OMR तकनीकी डेटा आउटपुट के लिए किस सिद्धांत पर निर्भर करती है? OMR तकनीकी डेटा आउटपुट के लिए किस सिद्धांत पर निर्भर करती है? तो मैग्नेटिक रिकॉग्नाइजेशन, अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग, ऑप्टिकल स्कैनिंग, थर्मल इमेजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल स्कैनिंग। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल स्कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट? जी बिल्कुल नहीं। बिल गेट क्या है? बिल गेट हमारे क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके ये फाउंडर हैं। ठीक है, टिम बेर्नर्स ली ये हमारे WW3 के फाउंडर हैं। जेम्स गॉफलिंग, हाँ जेम्स गॉफलिंग क्या है? जेम्स गॉफलिंग हमारे जावा के फाउंडर हैं। किसके हैं? जावा के। ठीक है, लिनस टोरवाल्ड्स किसके हैं? लिनस टोरवाल्ड्स हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स गॉफलिंग ने किसका आविष्कार किया था? किसका किया था भैया? जावा का किया था जेम्स गॉफलिंग जी ने। ओके, मॉडम का विस्तृत रूप क्या है? मॉडम का जो फुल फॉर्म विस्तृत फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मोबाइल डिवाइस मॉड्यूलेशन, मॉडर्न डेटा ट्रांसमिशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस। बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। यह क्या करता है? यह करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मॉडम का क्या काम है? यह एनालॉग सिस्टम को, एनालॉग को क्या करता है? डिजिटल में करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से आ गया। मॉडम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मॉडम का प्राथमिक कार्य क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करना, एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना, वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना। कहा गया डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, WWW का फुल फॉर्म क्या है? WW3 का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्जिडली, वेब वेट वर्क स्टेशन, वाइड विंडो वर्क फ्लो। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? W3 टाइम होता है जो, तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष में हुआ था? तो इसका विकास जो था आपका 1991 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास या आविष्कार कब हुआ था? 1991 में हुआ था। किसने किया था? टिम बेनरल्स ली ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल रूल ऑफ सेटअप रूल होता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन को इधर से उधर सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक नियम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। तो पूछ रहा है, जब हम वर्ल्ड वाइड वेब, जब इंटरनेट हम चलाते हैं तो वहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल की मदद से हम लोग डेटा को देख पाते हैं, डेटा को उपयोग कर पाते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि हमने पीछे भी ये क्वेश्चन करा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। स्टीव जॉब्स कौन है? स्टीव जॉब्स हमारे हैं एप्पल कंपनी के फाउंडर। बिल गेट कौन है? हमारे बिल गेट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। टिम बेनर्स ली कौन है? यह है वो क्या बोलते हैं, WWW के फाउंडर हो गए। ठीक है, W3 एक कॉर्पोरेट कंसोर्टियम भी था, उसके भी हेड यही थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रैम का पूरा रूप क्या है? मतलब रैम का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ पे है इसका ऑप्शन? रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक निबल में कितने बाइट होते हैं? आप लोगों का आंसर पहले दिख जाता है क्योंकि मैं जूम नहीं कर पाता हूँ, ऐसे रहे तो ज़्यादा बेटर है ना। चलिए, एक निबल में कितने बाइट होते हैं? एक निबल में कितने बाइट होते हैं? पहली बात तो हम देखते हैं बिट्स, सॉरी, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, बाइट नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। कितने बिट होते हैं? 4 बिट्स। सबसे छोटी इकाई क्या होती है डेटा की? बिट होती है। उसके बाद क्या होती है? निबल होती है। क्या होती है? निबल होती है। उसके बाद क्या होती है? बाइट होती है। उसके बाद क्या होता है? KB होता है, फिर MB होता है, फिर GB होता है, फिर TB होता है, फिर PT होता है। ठीक है, फिर ET होता है। तो जहाँ पे मेमोरी वाले जो मैंने पढ़ाया है मेमोरी, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मेमोरी की जो डेटा को हम जो जहाँ स्टोर करते हैं मेमोरी के कैसे स्टोरेज होते हैं। ठीक है, यूनिट कौन कौन सी यूनिट होती है मेमोरी की। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं मगर अपना अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को? बिल्कुल भी नहीं। जॉन मैकार्थी को? जी हाँ, ये सही जवाब है। किसको माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है। किसको माना जाता है? AI का जनक। AI का जनक किसको माना जाता है? AI का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? कहते नहीं आपके प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में बग है, आपने कभी सुना होगा।
चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना है तो होता है, मतलब एक शब्द कंप्यूटर है तो उसमें बोला जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर में बग है। तो उस बग जो है, उस बग को हम क्या समझते हैं, तो वही पूछ रहा है। एक मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई दोष या त्रुटि, एक हार्डवेयर खराबी। तो बग क्या होता है, बग होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई दोष या त्रुटि। जो प्रोग्रामर होते हैं जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें मान लीजिए थोड़ी बहुत कहीं पे उन्होंने गलती कर दिया है, तो उस जहाँ पे उसने गलती किया है वहाँ से जो हैकर होते हैं हमारे क्या होते हैं, फिर वो डेटा के अंदर घुस जाते हैं, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुस के हमारा डेटा चोरी करते हैं या फिर हमारे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका जी बिल्कुल, आप इसका सही जवाब हो जाएगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए, कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, डेटा स्टोर करने वाला उपकरण होता है, बिल्कुल भी नहीं भाई। ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर घटक होता है, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। मिलीशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, आपके सिस्टम को धीमा कर देते हैं, आपकी डेटा को चुराते हैं या फिर आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो यह होता है, ये प्रकार से कंप्यूटर का वायरस है। आप इसके लिए हमारा जो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमने अच्छे से डिफाइन किया है कि मलेशिया सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो इसके ऑप्शन है आपके, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका TCP/IP प्रोटोकॉल। इंटरनेट का जो मेन प्रोटोकॉल है वह क्या है, TCP/IP, इसके नाम में ही छिपा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, TCP/IP प्रोटोकॉल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र के प्रसारण के लिए किस प्रकार का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अभी हमने पीछे भी ये क्वेश्चन देखा था, तो किस प्रकार का प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है इंटरनेट पर से हमें वेब ब्राउज़र को फेच करने के लिए, HTTP। किसका उपयोग किया जाता है, HTTP का। ठीक है, FTP का कहाँ पे किया जाता है, FTP हमारा किसी भी फाइल को सेंड करने में किया जाता है, SMTP का मेल को सेंड करने में किया जाता है, SNMP का नेटवर्क मैनेजमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो भी हमारा है कि HTTP सॉफ्टवेयर कहाँ वो HTTP प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होता है। HTTP प्रोटोकॉल हमारा इंटरनेट के पे वेब ब्राउज़र को फेच करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अभी हमने बताया फाइल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, किसका किया जाता है, FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जो हमारा डोमेन नेम होता है उसको हम किस में बदलते हैं, IP एड्रेस में बदलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, उस हम करते हैं DNS का, डोमेन नेम सिस्टम का करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम का करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे HTTP हमारा कहाँ पर प्रयोग होता है, ये हम इंटरनेट पे जब कोई वेब ब्राउजिंग करते हैं तब वहाँ पे प्रयोग होता है। TCP हमारा क्या होता है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP भी हमारा कहाँ होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
इंटरनेट पर डेटा के सुरक्षित प्रसारण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है। मतलब कह रहा है कि हम इंटरनेट पे कोई भी डेटा को मतलब फेच करते हैं या रिसीव करते हैं या देखते हैं, ठीक है। मतलब उसको जैसे हम वेबसाइट पे आप कोई भी आप जानकारी लिख के डालते हो और गूगल हमें रिस्पॉन्स करता है, तो उसके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सिक्योर, जो कि हमें सिक्योरिटी देता है, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है। तो वो प्रोटोकॉल है HTTPS। कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTPS। कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTPS, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HTTPS में यस एक, यहाँ पे यस सिक्योर लगा है, तो इसका मतलब हो जाता है सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि अगर कोई भी वेबसाइट सर हम फेच करते हैं, देखते हैं अपने फ़ोन में, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी देता है वह कौन सा प्रोटोकॉल देता है? HTTPS। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक हमारे रे टॉमलिंसन जी को माना जाता है। यदि यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया होता, शिवा या दुरैया, शिवा या दुरैया पा, ठीक है। तो अगर ये ना होते तो उनको हम बोल देते हैं, किसको बोल देते हैं? शिवा यदुरैया जी, ठीक है। तो अगर आपके पास रे टॉमलिंसन जी का नाम नहीं दिया है तो वहाँ पे हम फिर शिवा यदुरैया जी का टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रे टॉमलिंसन दिया है तो हम यहाँ पर रे टॉमलिंसन जी को बता देंगे ईमेल के जनक हैं, ठीक है। और हमारे टिम बेर्नर्स-ली किसके हैं? टिम बेर्नर्स-ली हमारे हैं WW के हो गए, बिल गेट्स हमारे किसके हो गए? एप्पल के फाउंडर हो गए, लैरी पेज हमारे किसके हो गए? ये हमारे गूगल के हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है सीजीएल के एक उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे वेबसाइट के एड्रेस के रूप में जाना जाता है? वेबसाइट का एड्रेस हम किसे बोलते हैं बताइए? URL को, IP एड्रेस को, HTML को, ISP को? इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका, URL को हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं URL को? URL को हम बोलते हैं वेबसाइट एड्रेस के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेबसाइट एड्रेसिंग के संदर्भ में IP एड्रेस का उद्देश्य क्या होता है? बताइएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है किसी विशिष्ट वेब पेज का पहचान करना, किसी वेबसाइट के लिए नाम प्रदान करना, किसी वेबसाइट के लिए नाम प्रदान करना, किसी वेबसाइट के होस्ट करने वाले सर्वर का पता लगाना, या फिर किसी वेबसाइट में प्रयुक्त होने वाली भाषा को निर्दिष्ट करने के लिए। बताइए किसका प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाए किसी वेबसाइट पर होस्ट करने वाले सर्वर का पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। बिना IP एड्रेस के आप किसी के सर्वर के होस्ट को आप पता नहीं कर पाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए इंटरनेट किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुका है, हम लोग देख लिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995 में सर्वप्रथम इंटरनेट भारत में आया तो सार्वजनिक हो गया था, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में, ठीक है, हुआ था। हालांकि भारत शैक्षिक और अनुसंधान क्षेत्र में ही सीमित है। पहला सार्वजनिक रूप से इंटरनेट 15 अगस्त 1995 के BSNL के द्वारा किया गया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ये हमारा पहला ISP भी है। तब क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का प्रथम ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा कौन था? VSNL था। कौन सा था? VSNL था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? निक्सी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? वह हमारा है न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आप अभी तक अब वीडियो को देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपने यहाँ पे कमी किया है, आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तो मैं अपना और भी एफर्ट लगाऊंगा। ठीक है। वैसे भी मैं आपको पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन बनते हैं, हम उन्हीं को आपको लाए हैं। ठीक है। यहाँ पे यही बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है। आप कहोगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आते, आप बात मानिए, कंप्यूटर से ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं। अभी तो हम मिक्स लेके चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे हम एक एक जो फ्लेवर, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, DBMS हो गया, हम सबका एक एक वीडियो, एक एक वो क्या बोलते हैं, पूरी वीडियो सीरीज एक एक सिलेबस पे लेके आएंगे। ठीक है। तो अभी ये तो मिक्स चल रहा है। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के भौतिक संरचना को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। भौतिक मतलब जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा नहीं माना जाता है? बताइए कौन सा ऐसा इसमें है जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU बिल्कुल है, क्योंकि देखिए हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम हाथ से छू सकते हैं। किसको हम हाथ से छू सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हैंड से अपने छू सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो क्या हम CPU को छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। कीबोर्ड को छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को छू सकते हैं? नहीं, इसको नहीं छू सकते, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर है मेरा, और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। ठीक है, बस यूज कर सकते हैं। ओके। मॉनिटर हमारा जो जिस पे हम आउटपुट देखते हैं वहाँ वो हमारा मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर को भी छू सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर का घटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत का कौन सा भाग लंबी अवधि तक डेटा को सुरक्षित रखता है और डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? बताइए डेटा सबसे लंबे समय तक कहाँ पे रखा रहता है? कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं? बताइए। रैम में बिल्कुल नहीं रखते हैं। रैम में तो लाइट कट जाने के बाद, ये हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है, लाइट कट जाने के बाद डेटा सारा डिलीट हो जाता है। हार्ड ड्राइव में बिल्कुल हम कहाँ पर रखते हैं? हार्ड ड्राइव में हमने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। CPU तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, डेटा को प्रोसेस करता है या स्टोर नहीं करता है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड मेरा कंपोनेंट है, जहाँ पे सारे जो भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो जुड़े होते हैं। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्ड ड्राइव। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा प्रोसेसिंग बिल्कुल भी नहीं। सभी पार्ट को पावर देना बिल्कुल भी नहीं है। डेटा भंडारण मतलब मेमोरी तो है ही नहीं है। सभी पार्ट को जोड़ना और उन्हें नियंत्रित करना, इसका सही जवाब हो जाएगा सभी पार्ट को जोड़ना और उन्हें नियंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर को कौन सा पार्ट विजुअल आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि विजुअल आउटपुट प्रदर्शित करता है? CPU करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। रैम करता है? नहीं जी, रैम भी नहीं करता है। GPU बिल्कुल, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो हमारा है या हमें विजुअल मतलब चित्र या इमेज हो या वीडियो होगा वो हमें दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका GPU। क्या हो जाएगा? GPU हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? बताइए। जो हमारा कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? गणना और डेटा प्रोसेस करना, विजुअल आउटपुट प्रदर्शित करना, एक यूजर इंटरफेस प्रदान करना और संसाधनों का प्रबंधन करना, डेटा को संग्रहित करना। तो जी इसका सही उत्तर हो जाएगा एक यूजर इंटरफेस प्रदान करना और संसाधनों को प्रबंधन करना। जो हमारे कंप्यूटर में और भी मॉनिटर हैं,
हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, इन सबको मैनेज करना हमारा किसका काम होता है? हमारे ओएस का काम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है बताइए। कंप्यूटर का जनक यहाँ पे देखिए, अगर आपको चार्ल्स बेबेज तो यहाँ पे दिया नहीं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे चार्ल्स बेबेज दिया है, आप चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। लेकिन जब अगर चार्ल्स बेबेज नहीं है तो उस टाइम पे हम किसको करेंगे? एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को। ओके, अगर चार्ल्स बेबेज जी यहाँ पे होते तो हम चार्ल्स बेबेज को ही मारते हैं, ठीक है, टिक करते हैं, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे हम एलन ट्यूरिंग को करेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर सफल रूप से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? देखिए इसका पूछने का मतलब है जो पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल जिसको पीसी बोलते हैं, पहला पर्सनल बिजनेस कंप्यूटर कौन सा था? पहला पर्सनल बिजनेस कंप्यूटर हमारा था आईबीएम पीसी था। कौन सा था? आईबीएम पीसी। कौन सा था? आईबीएम पीसी था। आईबीएम पीसी था। कौन सा था? आईबीएम पीसी था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को सक्षम करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उसके बीच वायरलेस संचार को सक्षम करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रजिस्टर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? रजिस्टर को दिया जाता है। किसको दोस्तों? रजिस्टर को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है WWW वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था? ये हमने पहले ही आपको बता दिए हैं किसने बनाया है। टिम बेनर्स ली, टी बेनर्स ली या बेनरल ली, हर जगह इनका नाम अलग आता है, मतलब एक ही जैसे प्रोनाउंसिएशन थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो टिम बेनर्स ली ने WW3 का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार आपको पता होगा, माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजल बर्ट ने किया था। डगलस एंजल बर्ट ने किया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र का क्या नाम था? पहले ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र का क्या नाम था? मोज़ैक। मोज़ैक, यहाँ पे मोज़ैक लिखा है, इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं इसको मोज़ैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोज़ैक। मोज़ैक हो जाता है। गूगल क्रोम किसका है? ये गूगल का है। मोजिला फायरफॉक्स किसका है? ये मोजिला, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारा। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, ये हमारा गूगल का हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया। और सबसे पहला ग्राफिक्स बेस्ड वेब ब्राउज़र था जो ग्राफिकल था, वो हमारा क्या था? मोज़ैक था। ठीक है, अगर ये हमारा ग्राफिकल पहला सॉफ्टवेयर था, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा वेब ब्राउज़र था जो कि ग्राफिकल नहीं था लेकिन हमारा पहला वेब ब्राउज़र था? कोई बताएगा? अगर किसी को पता हो तो वो क्या करेगा? कमेंट में अपना उत्तर लिखेगा और हम देखेंगे कितने लोग उसको बता पाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे उसको कितने लोग बता पाते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाजार ने स्टोट्रप ने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाई बाजार ने स्टोट्रप ने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी? उन्होंने बनाई थी C++ लैंग्वेज बनाई थी। क्या बनाई थी? C++ लैंग्वेज बनाई थी। जावा किसने बनाया था? जावा हमारे किसने बनाया था? जेम गॉफलिंग जी ने बनाया था। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया था? इसका भी आपको नाम पता होगा। इसका नाम आपको क्या है? इसका नाम है लिनस टोरवल्ड्स। लिनस टोरवल्ड्स, मैंने बताया था इनके नाम से ही ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया था। लिनस ये मैचिंग है, तो इनका नाम हो जाएगा लिनस टोरवाल्ड्स जी ने, और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? हाइपर जो टेक्स्ट है उसको किसने बनाया था? हाइपर टेक्स्ट को बनाने वाले थे टेड नेल्सन ने बनाया था। किसने बनाया था? टेड नेल्सन ने बनाया था। हाइपर टेक्स्ट मतलब जो लिंक होता है जिसपे हम क्लिक करके दूसरे पेज पे चले जाते हैं, जिसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं, उसको किसने बनाया था?
टेड लिंसन ने बनाया था। टेड लिंसन ने बनाया था। किसने बनाया था? टेड लिंसन ने बनाया था। हाइपरलिंक को किसने बनाया था? टेड लिंसन ने बनाया था। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन मैकार्थी ने कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था? कोई बताएगा दोस्तों? जॉन मैकार्थी ने कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था? जी, इसका सही आंसर हो जाएगा लिप्स को विकसित किया था। किस कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था इन्होंने लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ईमेल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? इनका पूछना है सबसे पहले ईमेल किसने बनाया था? ईमेल के फाउंडर कौन है? अभी हमने बताया था कौन थे, रे टॉमलिंसन जी थे या फिर शिवा यदुरैया जी थे। रे टॉमलिंसन या शिवा यदुरैया, इन्हीं का नाम ज़्यादा आता है, शिवा यदुरैया जी का नाम कम आता है। लेकिन आप याद रख लीजिए, अगर रे टॉमलिंसन नहीं देता है तो शिवा यदुरैया जी ने सबसे पहला वो ईमेल के फाउंडर उनको भी बोला जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? ट्यूरिंग मशीन को किसने बनाया था? इनके नाम से देखिए, ट्यूरिंग मशीन जो है उसको किसने बनाया था? ट्यूरिंग मशीन को एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। ट्यूरिंग मशीन को किसने बनाया था? एलन ट्यूरिंग ने बनाया था, क्योंकि इनके नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, क्योंकि इनके नाम पे ही मशीन का नाम रख दिया गया था। चलिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी क्या है जिसे इंटरनेट का अग्रदूत माना जाता है? पूछ रहा है कि अर्पानेट क्या है। एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र है? बिल्कुल भी नहीं है जी। या फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है? बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बिल्कुल भी नहीं है। एन ईयरली कंप्यूटर नेटवर्क है? या एक कंप्यूटर नेटवर्क है? हाँ, यह सबसे पहली कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या ये? यह सबसे पहली कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्पानेट क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, जिसको किसने बनाया था? जिसको डरपा कंपनी ने के द्वारा बनाया गया था। ओके, चलिए किस कंपनी ने पहला वाणिज्य माइक्रो प्रोसेसर 4004 को पेश किया था? कौन सी कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? कौन सी कंपनी ने बनाया था दोस्तों? सबसे पहले इंटेल कंपनी ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसको किसने मतलब स्टार्ट किया था कि सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स बनाना चाहिए? तो इसको किसने बनाया था? रिचर्ड स्टॉलमैन ने बनाया किया था। रिचर्ड स्टॉलमैन ने किया था। रिचर्ड स्टॉलमैन ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, एप्पल कंपनी के सह-संस्थापक कौन है जो एप्पल 1 और एप्पल 2 पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं? बताइए कौन से थे? एप्पल की जो कंपनी थी उसके सह संस्थापक कौन थे? उसके सह संस्थापक कौन थे? उसके सह संस्थापक थे स्टीव जॉब्स थे। कौन से थे? स्टीव जॉब्स थे। कौन थे? स्टीव जॉब्स थे। चलिए, ईथरनेट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ईथरनेट जो हमारा है, ईथरनेट किसके द्वारा दिया गया था? किसने इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? इसको बनाने का श्रेय जाता है बॉब मेटकैफ के जाता है। बॉब मेटकैफ को जाता है। बॉब मेटकैफ ने ईथरनेट के अवधारणा को विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? ये तो सबको बच्चों को पता होता है। किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस रिची जी ने किया था। किसने किया था? डेनिस रिची जी ने किया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउस क्लिक और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया था? जो हमारा माउस क्लिक एंड ग्राफिकल यूजर फेस, इसका कहने का मतलब यह है कि जो GUI था, सबसे पहले GUI को किस कंपनी ने बनाया था? देखिए अगर उत्तर को समझेंगे तो माउस क्लिक क्या होता है? माउस क्लिक हम लोग देख पाते हैं अपने आँख से, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI को सबसे पहले कौन सी कंपनी ने बनाया था? IBM ने बनाया था। सबसे पहले कौन सा कंपनी ने बनाया था? IBM ने? जी बिल्कुल भी नहीं। जीरोक्स, पार्क, एप्पल INC, माइक्रोसॉफ्ट। आप बताइए कौन सी कंपनी ने बनाया था?
जीरोक्स पार्क नामक कंपनी ने सबसे पहला जीयूआई बनाया था। कौन से कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स। हम लोग जाते हैं दुकान पे फोटो कॉपी करवाने तो क्या बोलते हैं? कॉपी को जीरोक्स कर दो। लेकिन यह एक कंपनी का नाम है जिसने सर्वप्रथम क्या बनाया था? जीयूआई बनाया था। क्या बनाया था? जीयूआई बनाया था। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे द फर्स्ट सक्सेसफुल वेब सर्च इंजन कौन सा था? द फर्स्ट सक्सेसफुल वेब सर्च इंजन, सबसे पहला सर्च इंजन जो सफल हुआ था वह कौन सा था? अल्टा विस्टा था। अल्टा विस्टा था। कौन सा था? अल्टा विस्टा था। क्योंकि गूगल, याहू और बिंग ये तो अभी मॉडर्न युग के हैं ना, ये तो अभी आए हैं। गूगल से पहले तो भी सर्च इंजन था। तो जो कौन सा सर्च इंजन था वह अल्टा विस्टा था। कौन सा सर्च इंजन था? अल्टा विस्टा था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि हाँ वीडियो आपके कुछ तो काम आई, देखिए दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये जान लीजिए कंप्यूटर के क्वेश्चन इसी में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो बेफिक्र, क्योंकि देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ाया है, लेकिन मैंने जो भी ऑप्शन थे मैंने सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन भी किया है। तो आपके एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। और भी जो हमारे वीडियो हैं जहाँ पे हमने कंप्यूटर की मैराथन की है, आप जाइए उसको देखिए। और इसके अलावा यदि आपको थ्योरी पढ़ना है तो हमारे जो अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ाई है, आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।